For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? मस्त मौज बहार हमेशा ही होना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोग अब रिवीजन कर रहे हैं, क्विक रिवीजन हमारे कॉन्सेप्ट्स का। और जितना भी हम लोगों ने एरियाज पढ़े हैं उन सभी एरियाज के कॉन्सेप्ट्स को क्वेश्चंस के साथ साथ रिलेट करते हुए हम लोग डील करते हुए जा रहे हैं। और दोस्तों, मैंने सबसे पहले आप लोगों को टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट बताया था स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। उसका फंडामेंटल यही था दैट एक्चुअली हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में विदाउट टाइम वैल्यू मनी कुछ होता ही नहीं है। शुरुआत ही टाइम वैल्यू मनी से होती है। दो इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट टाइम वैल्यू मनी से ही हम लोगों ने इसलिए शुरुआत की थी। बट अब आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, द एरिया इज कॉल्ड सिक्योरिटी वैल्यूएशन। तो दोस्तों, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, डू यू मीन ये सिक्योरिटी हाँ जी जेम्स बॉन्ड या समथिंग? नो, दैट्स नॉट दैट सिक्योरिटी। वी आर टॉकिंग ऑफ सिक्योरिटी बेसिकली सम गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सम कॉर्पोरेट सिक्योरिटी, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट इंस्ट्रूमेंट्स एज द केस में भी। तो देखिए दोस्तों, इसमें सिक्योरिटी वैल्यूएशन शब्द जो हैं ये दो शब्द हैं। पहला आता है सिक्योरिटी। व्हाट इज सिक्योरिटी? बेसिकली सिक्योरिटी इज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। किस चीज की ओनरशिप? इट बेसिकली शोज अस द ओनरशिप ऑफ आइदर पब्लिक ट्रेडेड कॉर्पोरेशन या पब्लिक लिमिटेड कंपनी का, जैसे शेयर होते हैं इक्विटी शेयर्स, या फिर क्रेडिटर रिलेशनशिप जैसे आप डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा होते हैं, या गवर्नमेंट बॉडी, भाई गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी होते हैं, और एल्स कॉर्पोरेशन। तो सिक्योरिटी क्या चीज होती है? सिक्योरिटी इज बेसिकली अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप, नंबर वन। नंबर टू, ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम लोगों को अल्टीमेटली अब सिक्योरिटी की वैल्यूएशन करनी है। तो वैल्यू लोग अक्सर समझते हैं वैल्यू इज प्राइस। दोस्तों, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा जरूरी, जो कि मैंने आपको मेन लेक्चर्स के दौरान बोली भी थी कि दोस्तों, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ फूल्स who know the price of everything but value of nothing। लोगों को price of everything पता होता है कि क्या price is what you pay and value is what you get, जो आपको मिलेगा। तो हमें यहाँ वैल्यूएशन करनी है, वैल्यूएशन बेसिकली हम लोग को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स निकालना चाह रहे हैं। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। जो भी जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम लोग अगर लेट्स से कंपनी की फाइनेंशियल, कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो दोस्तों वहां हमारा ऑब्जेक्टिव होता है वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ओनर्स या इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अल्टीमेट गोल ऑफ एनी इंडिविजुअल होगा तो अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज करना चाहेगा, कॉर्पोरेट होगी, फर्म होगी तो अपनी वेल्थ मैक्सिमाइज कराना चाहेगी अपने ओनर्स के, एज द केस में भी। तो अकॉर्डिंगली हमें वैल्यूएशन का मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैल्यूएशन मींस बेसिकली द करंट वर्थ या करंट वैल्यू। करंट वैल्यू बेसिकली क्या है? फ्यूचर के जो हमें बेनिफिट्स होने हैं, फ्यूचर में जो बेनिफिट्स होने हैं उससे उसकी आज करंट वर्थ क्या है, दैट इज उसे हम टाइम वैल्यू मनी का कॉन्सेप्ट जो है लगाते हैं। हम फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, कोई बंदा अगर शेयर खरीदता है उसको ये पता है कि वो शेयर कितने प्राइस का बिक रहा है मार्केट में, लेकिन दोस्तों आपको ये जानने की जरूरत है इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, उससे जो भी फ्यूचर में बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड है, जैसे डिवेंचर्स, बॉन्ड्स है, उसमें इंटरेस्ट हमें मिलना है, एज वेल एज कोई प्रिंसिपल रिडम्पशन अगर रिडीमेबल है वो मिलना है। उनकी प्रेजेंट वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिक्योरिटी। आप डेट इंस्ट्रूमेंट, डिवेंचर, बॉन्ड जो मर्जी कहते हैं, या अगर इक्विटी शेयर्स हैं या प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उसमें भी हम लोग कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट। जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड्स या इक्विटी डिविडेंड्स एज द केस में भी जिस भी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं वो जो मिलेंगे, साथ में अगर उनके अगर रिडीमेबल है तो उनके रिडम्पशन वैल्यू, या टेक एन एग्जांपल अगर इक्विटी शेयर्स है तो उसके हम लोग कुछ अलग डिफरेंट मॉडल्स निकालते हैं, बिकॉज ये जो है इक्विटी शेयर्स हम लोग मान के चलते हैं कि रिडीमेबल तो होते नहीं है। तो अकॉर्डिंगली द कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी इज ऑल अबाउट टाइम वैल्यू मनी। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज हमें कैलकुलेशन करनी है। द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ वैल्यूएशन इज दैट द वैल्यू इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स। दैट इज से फ्यूचर बेनिफिट्स जो हमें मिलने हैं, इन्वेस्टर्स को मिलने हैं दोस्तों, दैट इज द वैल्यू ऑफ
द इन्वेस्टमेंट दैट वी आर मेकिंग, सिक्योरिटी एटसेट्रा, जिसकी भी आप प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन करें किसी की भी, बट वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी वैल्यूएशन। प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होती है तो टेक एन एग्जांपल कमर्शियल प्रॉपर्टी, तो कमर्शियल प्रॉपर्टी में उसका जो रेंट मिलेगा, फिर उसकी जो एंड में उसकी वैल्यू होगी, लेट्स से 10 साल बाद बेचने की सोचता हूँ, 5 साल बाद, 15 साल, 20 साल बाद बेचने की सोचता हूँ, तो उसकी उस टाइम पे क्या एस्टिमेटेड वैल्यू होगी ऑफ दैट पर्टिकुलर बिल्डिंग, वॉट एवर लैंड एज द केस में भी, वो हम लोग उसके हिसाब से उसकी वैल्यूएशन करते हैं। तो अकॉर्डिंगली सिक्योरिटीज की वैल्यूएशन को दोस्तों, हम लोगों ने सिक्योरिटी वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने 2 चैप्टर में काटा था। हम लोगों ने कहा था भाई सिक्योरिटी वैल्यूएशन अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता, तो सिक्योरिटी वैल्यूएशन को इसीलिए हमने 2 पार्ट्स में बांटा था। एक हम लोगों ने दोस्तों सबसे पहले किया था सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1 दोस्तों, इसमें हम वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी वैल्यूएशन 2 में हम लोग जो है डिबेंचर, डेट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा की वैल्यूएशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग लेट्स टॉक अबाउट, ये हमने क्लासिफाई किया है, वैसे एज सच सिक्योरिटी वैल्यूएशन इज अ सिंगल चैप्टर, बट हमने उसको 2 चैप्टर्स में काटा है, बांटा है, क्योंकि अपने आप में नहीं तो ये बहुत बड़ा एरिया हो जाता, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया फॉर योर एग्जामिनेशन। स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी वैल्यूएशन को समझना, और एज वेल एज आपकी लाइफ के लिए भी। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट्स करनी है कभी भी, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें सबसे पहली चीज इंट्रिंसिक वैल्यू, हम लोग इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करेंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, व्हाट आर दीज इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दोस्तों वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनकी की कभी हमारे को रिडम्पशन नहीं करनी होती, कभी भी हमें जो है प्रिंसिपल रीपेमेंट नहीं करनी होती। तो ये हमारे देश में, इंडिया में स्टिल जो है एज सच अलाउड नहीं है, मना कर दिया गया था 1988 ऑनवर्ड्स जो है अमेंडमेंट लाके। पहले इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हमारे देश में भी होते थे, लेकिन देखिए हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडियन फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो पढ़ नहीं रहे, हम लोग तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं दोस्तों। आपको अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप किसी भी कंपनी की जो है प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यूएशन कर सकते हो। तो अगर इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का डेटा देगा तो उस केस में हम लोग टाइम वैल्यू मनी में परपेचुटी की वैल्यूएशन कैसे करते हैं, हम लोग PV कैसे निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू A डिवाइड बाय R, A इज इक्वल टू एन्युटी या जो भी हमें एनुअल अमाउंट मिलना एटसेट्रा है, डिवाइड बाय R इज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो दोस्तों, हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इंट्रिंसिक वैल्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकाल रहे हैं? इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन्वेस्टर जो है, जो प्रेफरेंस शेयर खरीद रहा है, उसको क्या मिलेगा? अगर परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा तो उसको मिलेगा प्रेफरेंस डिविडेंड्स इन परपेचुटी। तो अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड A एन्युटी हो गया, A या एनुअल अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड ये हमारा न्यूमरेटर हो गया, A डिवाइड बाय R। R यहां पर क्या है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ये हमारा जो है सेम कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोगों को ऐसे केस में भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बताया था। तो ऑब्वियसली वी आर नॉट डिस्कसिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी राइट नाउ वी आर फोकस ओनली ऑन सिक्योरिटी वैल्यूएशन। नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो A डिवाइड बाय R एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। और अगर हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की बात करें दोस्तों, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो कैसे निकालते हैं? अब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लेट्स से 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ साल के बाद वो रिडीम होंगे, तो दोस्तों उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकलेगी? ये जितने भी साल तक प्रेफरेंस डिविडेंड मिलेंगे, तो अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड जो भी मिलेगा, जब मिलेगा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर प्रेफरेंस डिविडेंड्स उनको निकाल लेंगे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से, जो इक्विटी शेयर होल्डर, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनकी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करके, और उसमें ऐड कर देंगे दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडीमेबल वैल्यू। रिडीमेबल वैल्यू भी हमें पता होगी, प्रॉब्ली में भी पार वैल्यू हो सकती है, प्रॉब्ली में भी जो है मे बी रिडीमेबल एट अ प्रीमियम, जैसा भी होगा ऑफर डॉक्यूमेंट में ये चीज लिखी हुई होगी। तो अकॉर्डिंगली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ the redeemable value at the end of the maturity as the case may be, or desired rate of return, required rate of return of the investors जो है preference shareholders, that is the discount rate to be used. Now let's move to the next area, that is convertible preference shares. So दोस्तों convertible preference shares की अगर मैं बात करूं, तो convertible preference shares में हम लोग कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में दोस्तों हम लोग कहते हैं कन्वर्जन वैल्यू। कन्वर्जन वैल्यू सबसे पहला कॉन्सेप्ट, इसमें कन्वर्जन वैल्यू क्या होती है? देखिए प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं, कई बार आपने सुना होगा
fully convertible preference shares होते हैं. That is, the preference shares can be converted by the preference shareholders at their option, on their discretion. उनकी अपनी मर्जी से इन preference shares को convert किया जा सकता है into equity shares. N number of equity shares, वो offer document, prospectus etc. में लिखा हुआ होगा. तो accordingly, what is the conversion value? कितनी value है उन equity shares की जिनके against ये preference shares जो है convertible preference shares convert हो सकते हैं. तो take an example, एक प्रेफरेंस शेयर जो है 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है. तो अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड अगेंस्ट वन प्रेफरेंस शेयर इज 10 मल्टीप्लाइड बाय जो भी मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर है, जो भी मार्केट प्राइस, लेट्स से मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अभी चल रहा है 50, तो 50 रुपीज का एक इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर 10 इक्विटी शेयर्स के अगेंस्ट, मतलब 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है. तो 50 into 10, दैट इज टू से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स रिसीवेबल अगेंस्ट वन प्रेफरेंस शेयर इनटू द मार्केट प्राइस पर शेयर ऑफ इक्विटी शेयर. दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन वैल्यू. देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कन्वर्जन प्रीमियम. दोस्तों कन्वर्जन प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा सिंपल है. देखिए कन्वर्जन प्रीमियम अगर हम कहते हैं तो जनरली हम लोग इसको परसेंटेज टर्म्स में निकालते हैं. कैसे निकालते हैं? अवेलेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, अक्सर जो ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो काफी वैल्यू ज्यादा होती है उनकी कन्वर्जन वैल्यू से. टेक एन एग्जांपल, कन्वर्जन वैल्यू मैंने आपको बोला कि कन्वर्जन वैल्यू, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इज 500, राइट? मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको कहा कन्वर्जन वैल्यू इज ₹500, 50 into 10 दैट इज 500. तो अगर कन्वर्जन वैल्यू दोस्तों अगर 500 है तो इस केस में अब अगर लेट्स से market price of this particular preference share, convertible preference share, let's take an example, is 600. convertible preference share market में बिक रहा है कितने का? 600, जबकि conversion value कितनी है? 500. तो ये 500 conversion value से कितना प्रीमियम पे है? 500 रुपए. 50 into 10, 500 रुपए कन्वर्जन वैल्यू है. उसके मुकाबले 600 रुपए में बिक रहा है, मींस 100 रुपए प्रीमियम पे है. 500 रुपए कन्वर्जन वैल्यू के मुकाबले वो कितना परसेंट हो गया? 100 डिवाइड बाय 500 इज 20%. दैट इज वंस अगेन हम लोग कैसे निकालेंगे इसको हम लोग कहेंगे वैल्यू ऑफ कन्वर्जन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जितना भी मार्केट में बिक रहा है, लेट्स से 600 माइनस कन्वर्जन वैल्यू. ठीक है दोस्तों, दैट इज जो हमने कहा 500 डिवाइड बाय कन्वर्जन वैल्यू, दैट इज 500. तो 100 डिवाइड बाय 500 into 100 will be 20%. दिस इज कन्वर्जन premium. Conversion premium is calculated in percentage terms. Then comes the next concept, that is conversion parity price per equity share. दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है. मैंने आपको बोला एक प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो 600 का बिक रहा है, तो 600 का बिक रहा है, और एक प्रेफरेंस शेयर 10 इक्विटी शेयर में कन्वर्टेबल है. तो अकॉर्डिंगली 600 डिवाइडेड बाय 10, अगर 60 रुपीज का इक्विटी शेयर हो तो द इक्विटी शेयर, if it is 60, then they are in parity. Then conversion is in parity. Convertible preference share की वैल्यू 600 एंड अगर 60 रुपीज पर इक्विटी शेयर की वैल्यू हो तो उस हिसाब से ये पैरिटी में होंगे. तो कन्वर्जन पैरिटी प्राइस पर शेयर विल बी, जैसे वैल्यू ऑफ वन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जैसे मैंने आपको बोला 600, तो 600 डिवाइड बाय 10 इक्विटी शेयर्स विल बी गिविंग यू 60 रुपीज पर शेयर. दैट इज conversion parity price per share. Now next comes is value of conversion option. सिंपल सी बात, मैंने आपको क्या बोला दोस्तों? अब सिंपल सी बात क्या है, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है, ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो वो 600 रुपए का बिक रहा है, 600 रुपीज का बिक रहा है, और एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो जो शेयर है वो लेट्स से 520 का बिक रहा है, जिसमें कन्वर्जन ऑप्शन नहीं है, सेम रिस्क है. That is the same maturity, same dividend, same risk, business risk, etc. सब same financial risk. अब अगर let's say similar risk class हम लोग कहते हैं, अगर similar risk class कंपनी का, अगर similar credit rating वाली कंपनी, हम लोग जनरली credit rating पे जाते हैं, तो अगर similar credit rating वाली कंपनी का प्रेफरेंस शेयर जो कि नॉन कन्वर्टेबल है, वो अगर 520 का है, 520 का है, और ये कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर जो है 600 का है, तो अकॉर्डिंगली कन्वर्जन ऑप्शन के लिeu में जो इन्वेस्टर है वो कन्वर्जन ऑप्शन लेने के लिए 520 रुपए सिमिलर रिस्क क्लास का नॉन कन्वर्टेबल मिल रहा है, और ये 600 देने को तैयार है, मींस 80 रुपीज इज द वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन. तो अकॉर्डिंगली वैल्यू ऑफ कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, जैसे मैंने आपको बोला 600 माइनस वैल्यू ऑफ नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऑफ द सिमिलर रिस्क क्लास, ये हम लोग जो है जैसे 520 अगर मैं बोलूं तो दैट कम्स टू वैल्यू ऑफ कन्वर्जन ऑप्शन. अब बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और केई. ये हम लोग जनरली जो है सीएपीएम से निकालते हैं. केई या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम, या आप इसे कह सकते हैं आरएफ प्लस बीटा कोफिशिएंट इनटू
मार्केट रिस्क प्रीमियम को वी कैन ऑल्सो कॉल एज ERM माइनस RF या एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है जी। नेक्स्ट फिर इसके अलावा जो है देखिए अगर कहीं इन्फ्लेशनरी कंडीशन हो तो हम लोग अभी इक्विटी की वैल्यूएशन पे मूव कर गए हैं कि यहाँ पर जो है ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयरहोल्डर का है। तो अगर कहीं हमें लेट्स से एन एग्जांपल इन्फ्लेशनरी कंडीशन का डेटा दिया हो तो उस केस में हम लोग जो फिशर इफेक्ट लगाते हैं, दैट इज से हम लोग रियल डिस्काउंट रेट को नॉमिनल डिस्काउंट रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग कैसे निकालते हैं 1+RDR या 1+ रियल डिस्काउंट रेट इंटू 1+ इन्फ्लेशन रेट -1 करके NDR निकालते हैं। तो ये नॉमिनल डिस्काउंट रेट जो है फिशर ने ये कॉन्सेप्ट बताया था इकोनॉमिक्स में, फाइनेंस में, एज द केस में भी दोनों जगह पे यूज होता है। फिशर का नाम, फिशर इज वेरी फेमस फॉर दिस थिंग। तो अकॉर्डिंगली उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कहीं इन्फ्लेशनरी कंडीशन हो तो उस केस में जो रियल रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, टेक एन एग्जांपल एक कंपनी, एक पर्सन, एक इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, कोई इंडिविजुअल, किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो कहते हैं जी मुझे 5% रियल परचेजिंग पावर बढ़ानी है, रियल परचेजिंग पावर, रियल रिटर्न मुझे 5% बढ़ानी है। अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर इन्फ्लेशन रेट ही 10% है तो 5%, अगर सिर्फ टोटल रिटर्न विल बी 5%, तो दैट इज नॉट गोइंग टू कवर द इन्फ्लेशन। तो अकॉर्डिंगली हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग इसमें सिचुएशन में क्या कहते हैं, टेक एन एग्जांपल, लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। लेट्स से अगर बंदा कहता है जी मुझे 5% परचेजिंग पावर बढ़ानी है और आज का 1 रुपया 1 साल बाद 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगा, दैट इज टू से आज का 1 रुपया 1 रुपये 10 पैसे हो जाएगा बिकॉज इन्फ्लेशन रेट 10% है। तो दिस इंटू 1.05, मुझे इस 1 रुपये 10 पैसे का 105% चाहिए, मुझे इसका 105% चाहिए और उसमें से फिर 1 रुपया प्रिंसिपल काटो तो ये नॉमिनल डिस्काउंट रेट आ जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज 1+ इन्फ्लेशन रेट इंटू 1+ रियल डिस्काउंट रेट -1, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है हम लोग अगर आपको इन्फ्लेशनरी कंडीशन दी हुई हो तो आप इस तरीके से जो है कैलकुलेशन करके दिखा सकते हैं इन्फ्लेशनरी कंडीशंस में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखना है अल्फा। अल्फा इज बेसिकली द एक्सेस रिटर्न। तो वो दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं उसके, एक तो होता है हमारा एक्सपेक्टेड अल्फा, एक होता है एक्चुअल अल्फा या रियलाइज्ड अल्फा। तो एक्सपेक्टेड अल्फा में एक्सपेक्टेड रिटर्न को हम लोग रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कंपेयर करते हैं आरआरआर से, जो हमने अभी ऊपर निकाला था सीपीएम से, और दूसरा हम लोग नहीं तो एक्चुअल रिटर्न को आरआरआर से कंपेयर कर सकते हैं, तो दैट इज रियलाइज्ड अल्फा। दिस इज द सेकंड कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फिर उसके बाद जो है दोस्तों हम लोग इक्विटी की वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, तो उसका जो सबसे फेमस मॉडल है दैट इज डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। दोस्तों डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल सबसे पहले हम लोगों को जो है समझने की जरूरत है। जैसे आपने यहाँ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे थे, सीएपीएम से निकाल सकते हैं, सीएपीएम से जो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नहीं तो हम लोग जो है डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकाल सकते हैं। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के 3 एस्पेक्ट्स हैं, एक हम लोग कहते हैं जीरो ग्रोथ मॉडल, एक हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या जिसे आप गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल भी कहते हैं, और तीसरा नंबर हम वेरिएबल ग्रोथ मॉडल कहते हैं। दीज आर द 3 मॉडल्स दैट वी से जो हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के लिए भी आप निकाल सकते हैं, जो हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल है। अब इसमें जो जीरो ग्रोथ मॉडल है इसको हम लोग वी आल्सो कॉल्ड इट डिविडेंड यील्ड मॉडल या डिविडेंड प्राइस मॉडल। डिविडेंड यील्ड कैसे निकलता है, डीपीएस अपॉन एमपीएस, और ये कांस्टेंट ग्रोथ कैसे निकलता है, डी1 अपॉन पी0 प्लस जी। और वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में हम लोग कई एक ऐसा डिस्काउंट रेट निकालते हैं जिससे कि फ्यूचर में जो डिविडेंड्स मिलने हैं, जो फ्यूचर में हमें मार्केट प्राइस मिलनी है, उनकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग जो है निकाल लेते हैं और इक्वेट करते हैं करंट मार्केट प्राइस से। Once again, let me tell you, KE is equal to DPS upon MPS। इसको हम लोग डिविडेंड यील्ड मॉडल भी कहते हैं, जीरो ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, या डिविडेंड प्राइस मॉडल भी कहते हैं। देन सेकंड इज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, या जो है आपका गॉर्डन वैल्यूएशन मॉडल भी कह सकते हैं, क्योंकि मायरन गॉर्डन ने ये फंडामेंटल बताया था। D1 अपॉन P0 प्लस जी, D1 को हम लोग E इंटू 1 माइनस बी भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड अर्निंग इंटू 1 माइनस बी, 1 माइनस रिटेंशन रेशियो अपॉन P0 प्लस जी। और तीसरा हम लोग इसको जो है D0 इंटू 1 प्लस जी भी कह सकते हैं, दैट इज D0 जो जस्ट पेड डिविडेंड थे, डिविडेंड जस्ट पेड इंटू 1 प्लस जी करके D1 निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड डिविडेंड निकाल सकते हैं। और फिर लास्ट में जो है KE यहाँ पर वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में कैसे निकलता है, वो डिस्काउंट रेट जो कि फ्यूचर में जो हमें डिविडेंड्स रिसीवेबल होंगे, जो फ्यूचर में डिविडेंड्स मिलेंगे, लेट्स से कोई एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड है, कोई ऐसा पीरियड है जिसमें कि ग्रोथ जो है सस्टेनेबल कांस्टेंट अभी नहीं है, लेट्स से कोई एबनॉर्मल इवेंट के कारण हमें कोई लेट्स से एन एग्जांपल
आई से कंपनी को अचानक ही जो है बहुत ज़्यादा नेचुरल डिपॉजिट्स कुछ मिल गए, ऑयल कुछ मिल गया, लेकिन वो कुछ साल में एग्जॉस्ट हो जाएगा, जो है वो कंपनी इंडस्ट्री एवरेज पे आ जाएगी। या टेक एन एग्जांपल, उन्होंने कोई एक प्रोडक्ट बनाया, पेटेंट राइट कराया, उससे कुछ पेटेंट राइट से 5 साल 10 साल कुछ साल उनको एबनॉर्मल ग्रोथ मिलेगी, लेकिन फिर उसके बाद जो कंपटीशन इंटेंसिफाई होगा और अल्टीमेटली नॉर्मल ग्रोथ पे आ जाएगी। तो अकॉर्डिंगली व्हाट वी आर सेइंग इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स रिसीवेबल टिल एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड को इक्वेट करें हम लोग, इसको हम लोग इक्वेट करें जो हमारा करंट मार्केट प्राइस है उससे। तो दैट इज व्हाट वी से is the KE as per your dividend discount model. Then उसके बाद दोस्तों वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की बारी आती है। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स में दोस्तों हम लोग एक वॉल्टर मॉडल यूज करते हैं, जो कि एज द केस में भी वेरी फेमस मॉडल वॉल्टर साहब ने दिया था। जेम्स वॉल्टर ने क्या चीज बोली थी, उन्होंने कहा था P0 इज इक्वल टू D प्लस R अपॉन K इंटू E माइनस D होल अपॉन K। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिविडेंड्स एंड द present value of true worth of retained earning। E minus D is retained earning, इसकी true worth निकालने के लिए into R, R is ROE, जिस रेट पे कंपनी इन्वेस्ट करके कमा सकती है, अपॉन के। तो ये true worth of retained earning और ये डिविडेंड्स, इनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द शेयर एज द केस में भी। अब ये अपने आप में जो है इसके ऑब्वियसली अपने हर मॉडल के अपने assumptions हैं, तो लेट्स नॉट गो इनटू दैट राइट नाउ। assumptions इनके दे हैव देयर ओन 3 assumptions, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। वापस आते हैं, सेकंड मॉडल जो है दोस्तों डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से हम लोग अगर करें तो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के हिसाब से हम फ्यूचर के डिविडेंड्स की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दैट इज D1 D2 D3 DN करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और फिर एंड में मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो भी हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, KE है, RRR है, उससे डिस्काउंट करेंगे। तो ये डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल में हमारे अगेन DDM में 3 मॉडल्स अगेन कांस्टेंट, एक तो हमारा आता है जीरो ग्रोथ मॉडल, एक कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, और तीसरा वेरिएबल ग्रोथ मॉडल। उसके हिसाब से अगर हम लोग निकालेंगे, जैसे अभी हमने क्या कहा था, K इज इक्वल टू DPS अपॉन MPS, तो MPS या P0 इज इक्वल टू DPS अपॉन KE, ये जीरो ग्रोथ मॉडल में हो जाएगा। देन अभी हमने क्या कहा था, K इज इक्वल टू D1 अपॉन P0 प्लस G, अब क्या हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस G। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग कहेंगे P0 इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स रिसीवेबल ड्यूरिंग एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड। इस तरीके से जो हम लोग निकाल सकते हैं। वंस अगेन जीरो ग्रोथ में या डिविडेंड यील्ड मॉडल में या डिविडेंड प्राइस मॉडल में DPS अपॉन K इज इक्वल टू P0, देन सेकंड D1 अपॉन K माइनस G। D1 अपॉन K माइनस G को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं D0 इंटू 1 प्लस G डिवाइड बाय K माइनस G, या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं E इंटू 1 माइनस B डिवाइड बाय K माइनस B इंटू R। B इंटू R बेसिकली ग्रोथ रेट का शॉर्ट जो हम लोग कह सकते हैं, B इज रिटेंशन रेशियो, R इज ROE, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है एज द केस में भी। और फिर लास्ट में वेरिएबल ग्रोथ मॉडल में सबसे ज्यादा तो 2 स्टेट जो है वेरिएबल ग्रोथ मॉडल होता है, जनरली 2 बार ग्रोथ जो है चेंज होता है जनरली, बट ऐसा जरूरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग वेरिएबल ग्रोथ मॉडल इकट्ठा सीधा बोलते हैं, जितनी बार भी वेरी हो डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिविडेंड्स रिसीवेबल ड्यूरिंग द एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड प्लस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ एबनॉर्मल ग्रोथ पीरियड, इस तरीके से जो हम लोग ये निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द शेयर एज पर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारा प्राइस अर्निंग मॉडल। ये भी एक मॉडल है जो कि यूज होता है प्राइस अर्निंग मॉडल में। सबसे पहले आप प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब समझो दोस्तों। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है, MPS अपॉन EPS, मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर। आप अगर किसी भी कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो देखना चाहे तो देख सकते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो हम लोग जो है जनरली इस तरीके से देखते हैं, जो अर्निंग पर शेयर होता है वो TTM देखते हैं, दैट इज ट्रेलिंग 12 मंथ्स का देखते हैं। और फिर मार्केट प्राइस जो है वी टेक इनटू कंसिडरेशन। मार्केट प्राइस के भी अलग अलग फंडामेंटल्स हैं जो यहाँ पर लिए जाते हैं। कई लोग फॉरवर्ड पी रेशियो कहते हैं, कई लोग जो है ट्रेलिंग पी रेशियो कहते हैं, एज द केस में भी। लेट अस नॉट गो इनटू दैट। जनरली हमारा जो ट्रेलिंग 12 मंथ्स जो लास्ट 4 क्वार्टर्स है उसका अर्निंग पर शेयर के बेसिस पे निकाला जाता है। नाउ लेट अस कम ऑन, अगर प्राइस अर्निंग रेशियो के बेसिस पे करना है, टेक एन एग्जांपल, आज से 1 साल बाद अगर हम लोग लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगले 1 साल की अर्निंग्स पर शेयर हमारी जितनी भी IPS मल्टीप्लाइड बाय PE रेशियो। PE रेशियो हमारी एक्सपेक्टेड जितनी भी है इस कंपनी की, अगर ये कंपनी लिस्टेड कंपनी है, इफ दिस कंपनी इज अ लिस्टेड कंपनी, तो उस केस में उसकी अपनी एक्सपेक्टेड P रेशियो इनटू उनका उसका एक्सपेक्टेड EPS, जो भी उनका अपना एक्सपेक्टेड EPS है इनटू एक्सपेक्टेड P रेशियो, ऐसे करके निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होता है, हम वैल्यूएशन कर रहे होते हैं अनलिस्टेड कंपनीज की, तो अगर अनलिस्टेड कंपनीज की करते हैं तो हमें यार
लिस्टेड कंपनीज के तो पी रेशो हो सकता है क्योंकि उनका मार्केट प्राइस होता है, अनलिस्टेड कंपनी के तो मार्केट प्राइस एज सच मार्केट में होता ही नहीं है, बिकता ही नहीं है। तो अकॉर्डिंगली अनलिस्टेड कंपनी में क्या करते हैं, सिमिलर बिजनेस वाली कंपनी, सिमिलर रिस्क क्लास कंपनी, सिमिलर ऐसी कंपनी, एग्जैक्ट सेम रिस्क तो मिलता नहीं है क्योंकि लिस्टेड कंपनी जनरली बड़ी होती हैं, बड़े साइज की होती हैं। तो टेक एन एग्जांपल, लिस्टेड कंपनी सेम बिजनेस करने वाली, सिमिलर जो है अर्निंग्स वगैरह कुछ जनरेट कर सकती हैं, लेकिन ये अनलिस्टेड कंपनी छोटी है, वो बड़ी हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उनकी पी रेशो को एडजस्ट कर देते हैं। जनरली जो पी रेशो ऑफ लिस्टेड कंपनी होती है, अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल बिजनेस इज फाइनेंशियल रिस्क सिमिलर सा है, तो उस केस में इनकी पी रेशो को एडजस्ट कर देते हैं, 80% 90% ऑफ दैट पी रेशो कर देते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, लिस्टेड कंपनी का पी रेशो इज 15, तो इनका 80% 12 कर देंगे या 90% 13.5 कर देंगे, ऐसे करके। तो इनका एडजस्टेड पी रेशो ऑफ द लिस्टेड कंपनी मल्टीप्लाइड बाय एक्सपेक्टेड ईपीएस ऑफ दिस अनलिस्टेड कंपनी, इस तरीके से जो है हम लोग इसको निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट इक्विलिब्रियम प्राइस। अब अगेन फंडामेंटल क्या है, इक्विलिब्रियम में लेके चलेंगे हम दो चीजों को। कौन सी, एक तो हम सीएपीएम के हिसाब से या कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के हिसाब से जो केई निकलता है, और जो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल या जो आपका डिविडेंड ग्रोथ मॉडल या आपका जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल है उसके हिसाब से जो केई है वो सेम मान के चलते हैं। तो इक्विलिब्रियम प्राइस निकालने के फंडामेंटल क्या है, उसका स्टेप 1 क्या होता है दोस्तों, हम लोग केई निकालते हैं या आरआरआर निकालते हैं सीएपीएम इक्वेशन से। दैट इज केई निकालो, केई इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा इंटू ईआरएम माइनस आरएफ, या मार्केट रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर दो बीटा को प्लस आरएफ कर दो। दूसरा नंबर अब हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल या गॉर्डन मॉडल के हिसाब से था, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन K माइनस G, इस तरीके से आप जो है इसको निकाल दो। और केई कौन सा लोगे, जो आपने ऊपर लिया था सीएपीएम वाला, इस तरीके से इसको हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं। दिस इज जनरली considered as a very good valuation model. Now आगे बढ़ते हैं फिर दोस्तों, क्योंकि एक्चुअली रिस्क के हिसाब से हमने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ले ली और फिर वैल्यूएशन कर दी। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा क्या आता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज या पीवीजीओ कैसे निकलता है। अब देखिए एक कंपनी है, वो उसके पास दो ऑप्शंस है, जो अर्निंग्स कमा रहे हैं या तो उसको रिटेन करके रीइन्वेस्ट कर लें, या सारी की सारी अर्निंग डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड्स कर दे। तो रिटेन ना करें, अगर रिटेन नहीं करेंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। तो अगर इन्होंने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज निकालने को बोलता है, पीवीजीओ निकालना है, तो आपने क्या करना है, आपने कंपेयर करना है मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर एक्सप्लॉइटेड वर्सेस मार्केट प्राइस पर शेयर इफ द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, मींस उनको लेट गो कर देते हैं। दैट इज से हम लोग ये मान के चलते हैं, अगर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट करेंगे तो D1 विल बी E into 1 minus B, एक्सपेक्टेड अर्निंग into 1 minus रिटेंशन रेशियो डिवाइड बाय K minus G कर दो या K minus B into R कर दो। और फिर अगर इन्होंने अर्निंग सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड्स कर दी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट नहीं किया, तो उसके इसमें एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर या E डिवाइड बाय K विल बी the value of share. तो accordingly if entire earnings are distributed तो E upon K, अगर part of earnings are distributed तो D1 will be E into 1 minus B, फिर divide by K minus B into R, ऐसे करके जो है दोस्तों आप निकाल सकते हैं। This will be your present value of growth opportunities. तो अगर कंपनी के पास अच्छी growth opportunities हैं तो उनको obviously they should exploit those growth opportunities, they should retain a part of their earnings and distribute the remaining dividends amount as the case may be. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है दोस्तों जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पर्पसेस के लिए, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ राइट्स। माय डियर फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ राइट्स का फंडामेंटल क्या है। वैल्यूएशन ऑफ राइट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहली चीज आती है थियोरेटिकल पोस्ट राइट एमपीएस। ये आपको अक्सर कैलकुलेट करने को बोलता है। इसके दो केसेस हैं दोस्तों। पहला केस क्या है, अगर हमें जो पैसा लेंगे राइट इशू से उसका क्या यूज करना है वो बताया नहीं है, दैट इज टू से हम केस 1 को क्या कहते हैं, व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द यूज या इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, जो रेज करेंगे राइट इशू से उसका क्या करना है, उस पैसे को करना क्या है, उसको इन्वेस्ट कहां करना है, उसका what it is being raised for, why this money is being raised for, अगर वो हमें नहीं बताता है तो उस केस में हम लोग जनरली किस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ राइट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो देखिए वैल्यूएशन ऑफ राइट नहीं, सबसे पहले हम लोग जो है थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर कैसे निकालते हैं। तो थियोरेटिकल पोस्ट मार्केट प्राइस पर शेयर हम लोग ऐसे निकालते हैं, पहले प्री राइट मार्केट प्राइस पर शेयर आपको पता है, तो प्री राइट मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है बिफोर राइट इशू, प्री राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इनको मल्टीप्लाई करके मार्केट कैप बिफोर राइट इशू निकाल दो। वंस अगेन प्री राइट एमपीएस इनटू प्री राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, प्री राइट मार्केट कैप आ गई, इसमें ऐड कर दो राइट इशू से जितना पैसा आना है। राइट इशू से कितना पैसा आना है कैसे निकालेंगे, राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ राइट शेयर्स एज द केस में बी इशूड। तो ये आप इन दोनों को जोड़ दो
और फिर उसके बाद जितना मार्केट कैप बिफोर राइट इशू था प्लस जो राइट इशू से पैसा आ रहा है, इन दोनों को जोड़ के फिर टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, दैट इज प्री राइट नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स प्लस द नंबर ऑफ राइट शेयर्स बीइंग इशूड, इनसे डिवाइड कर दो। तो ये दोस्तों ये हमारा आ जाएगा, दिस विल बी योर थियोरेटिकल मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर राइट इशू। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने राइट इशू से पैसा रेज किया, राइट इशू से पैसा रेज किया, अब यार पैसा रेज किया तो उसके बाद क्या, जनरली तो देखो राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस इज यूजुअली मोर देन द करंट मार्केट प्राइस, यही रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया था। लेकिन एज सच उन्होंने अनाउंस किया था कि हम इस राइट इशू से जो पैसा आएगा उसका क्या करेंगे, उसको व्हाट वी इंटेंड टू डू, एंड जो वैल्यूएशन करते हैं लोग वो क्या कर सकते हैं, ये इस पैसे को यहां लगाएंगे और उस इन्वेस्टमेंट से क्या कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर जो है वैल्यूएशंस करते हैं। तो जनरली जो मोस्ट लॉजिकल वे है दैट इज द केस टू, दैट इज से जब हमें इंफॉर्मेशन ऑफ यूज या इन्वेस्टमेंट जो है हमें जो करनी है राइट इशू से जो पैसा आएगा उसको जो इन्वेस्ट करके जो कमाना है उसका डिटेल अगर दिया हुआ हो तो दैट इज ऑब्वियसली रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट। सो अकॉर्डिंगली हम लोग दोस्तों इसमें क्या करते हैं, इस केस में ऑब्वियसली प्री राइट मार्केट कैप तो होगा, मार्केट प्राइस पर शेयर बिफोर राइट इशू इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर राइट इशू। इसमें हम लोग क्या कर देंगे, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कि राइट इशू के पैसे से कमाई जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, present value या current value of investments considering the benefits expected to be generated in future, जो भी हमें इस राइट इशू के पैसे को इन्वेस्ट करके हम लोग जो कमाएंगे उसकी प्रेजेंट वैल्यू, अब आप वो पी मॉडल से निकालो, डीसीएफ मॉडल से निकालो, जैसा भी जो दिया हो, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से निकालो, जो डेटा दिया हो जैसा भी दिया हो वैसे करके इन दोनों को सम अप करके फिर उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स जो भी हमारे टोटल होंगे राइट इशू के बाद, दैट इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बिफोर राइट इशू प्लस राइट शेयर्स जितने भी इशू कर रहे हैं उनसे डिवाइड करके ये आपका जो है आ जाएगा एज द केस में थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर। सेकंड फिर दोस्तों आपको बोल सकता है वैल्यू ऑफ राइट निकाल के बताएं, वैल्यू ऑफ राइट कैसे निकलता है, जो आपने अभी थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला है, इस थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर दोस्तों इसको आप कंपेयर कर दो प्री राइट मार्केट प्राइस पर शेयर से, इसको वंस अगेन प्री राइट मार्केट प्राइस पर शेयर से कंपेयर कर दो, तो प्री राइट मार्केट प्राइस पर शेयर जितना भी होगा माइनस थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर, इनको कंपेयर कर दोगे तो वैल्यू ऑफ राइट आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों वैल्यू ऑफ राइट अनाउंसमेंट भी बोल सकता है कि अगर राइट अनाउंस किया तो क्या, तो उसको कैसे कर सकते हैं, थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस पर शेयर, वंस अगेन थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस पर शेयर, ये आप निकाल सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, जो वैल्यू ऑफ राइट अभी आपने निकाला उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जिसके अगेंस्ट राइट इशू होना है वो आप जो है कंपेयर कर दो, तो दैट विल बी वैल्यू ऑफ राइट इनटू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अगेंस्ट वन राइट इज बीइंग, जैसे एक राइट एक शेयर के अगेंस्ट जो है लेट्स टेक एन एग्जांपल 0.5 राइट शेयर, या लेट्स टेक एन एग्जांपल 5 शेयर्स के अगेंस्ट जो है एक राइट शेयर, या जैसा भी है 1 शेयर के अगेंस्ट 0.2 राइट, एज द केस में जो भी जो डेटा दिया हो व्हाटएवर वैल्यू ऑफ राइट, ज्यादा भी हो सकता है कि भाई एक के अगेंस्ट एक शेयर के अगेंस्ट 5 राइट शेयर्स व्हाटएवर 10 राइट शेयर्स व्हाटएवर, तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ राइट अनाउंसमेंट। देन लेट्स टॉक अबाउट यहाँ पर जो है हम लोग, मैं इसको एक फिगर से बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल वैल्यू ऑफ राइट हमारा आया था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, इफ आई से ये हमारा वैल्यू ऑफ राइट प्री राइट एमपीएस था, लेट्स टेक एन एग्जांपल 500 रुपए, और थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर है लेट्स से 400 रुपीस, एंड लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 शेयर इज बीइंग इशूड फॉर 1 शेयर, अगर ऐसा है तो सिंपल है, ये वैल्यू ऑफ राइट और वैल्यू ऑफ राइट अनाउंसमेंट सेम ही होगा। लेकिन अगर लेट्स टेक एन एग्जांपल शुरू में हमारे थे 10 शेयर और अब हम रेस कर रहे हैं 5, तो कहने का मतलब 2 शेयर वाले को 1 शेयर मिलेगा, तो इस हिसाब से वैल्यू ऑफ राइट जो भी आया, जैसे फॉर एग्जांपल आपका वैल्यू ऑफ राइट आया थियोरेटिकल प्री राइट एमपीएस दिस माइनस दिस, तो अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू 100। अब आप ये देखिए नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट विच राइट शेयर्स इज बीइंग इशूड, तो 2 शेयर्स के अगेंस्ट राइट शेयर इशू हो रहा है, हर 2 शेयर के अगेंस्ट, तो इस हिसाब से ये 200 रुपए हो जाएगा। या टेक एन एग्जांपल थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू 500 एंड राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस पर शेयर, राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस पर शेयर, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर पूरा डेटा दूं, टेक एन एग्जांपल ये 400 कैसे आया होगा, must be something like this, that let's say 500
into 10 5,000 and then 400 करने के लिए 15 into 400, this plus this into 400 is 6,000, 6,000 is 5,000, तो 200 into 5. राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस जो आया होगा दोस्तों वो प्रॉब्ली ऐसा होगा 5,000 प्लस 1,000 6,000, 6,000 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 400. ये 400 आ गया, ठीक है जी. 6,000 डिवाइड बाय 15 इज इक्वल टू 400. अब अगर आपने ये दिखाना है, अगर आपने ये वैल्यू ऑफ राइट रिनाउंसमेंट देखना है दोस्तों, तो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं. थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर इज इक्वल टू 400. थियोरेटिकल पोस्ट राइट मार्केट प्राइस पर शेयर इज 400 और राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस इज 200. जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर राइट इशू का सब्सक्रिप्शन प्राइस दिया हुआ था, कितना, 200 रुपये, राइट. तो दिस विल बी इक्वल टू 200 एज द केस में. तो ये आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, व्हाटएवर. तो इनकी कई सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हमने की थी, ये जस्ट मैंने आपको एक ऐसे एग्जांपल देने के लिए मैं बता दिया. अब नेक्स्ट आता है दोस्तों बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में अक्सर हम लोगों को बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड क्या चीज आती है कि यार बायबैक के बाद क्या अर्निंग पर शेयर होगा. तो बायबैक के बाद अर्निंग पर शेयर क्या होगा, पोस्ट बायबैक ईपीएस कैसे निकालते हैं. अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स आफ्टर बायबैक हम लोग देखते हैं और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आफ्टर बायबैक हम लोग देखते हैं. तो वो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, पोस्ट बायबैक जो भी हमारा जो है अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स होगा डिवाइड बाय पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. तो पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैसे निकलेगा, जो भी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हमारा बिफोर बायबैक था या प्री बायबैक इक्विटी शेयर्स थे में से नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, ये हम लोग जो है हटा देंगे तो पोस्ट बायबैक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आ जाएगा. फिर उसके बाद पोस्ट बायबैक हमारा ईपीएस के बाद पोस्ट बायबैक एमपीएस भी मांग सकता है. तो पोस्ट बायबैक एमपीएस विल बी पोस्ट बायबैक ईपीएस इनटू पोस्ट बायबैक पी रेशियो एक्सपेक्टेड, दैट इज से एक्सपेक्टेड पी रेशियो आफ्टर बायबैक. इस तरीके से जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं. तो दोस्तों मोर और लेस हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स ऑफ सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1, दैट इज से प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं. सो दैट फिनिशेस ऑफ इसका कॉन्सेप्ट सिक्योरिटी वैल्यूएशन 1 का, ठीक है जी. एंड अब बढ़ते हैं आगे. फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन.